हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जून मंथ की चल रही है। तो इकोनॉमी की एक लेसन आपकी आ चुकी है जिसमें कि हम लोग कल 2 टॉपिक देखे थे। आज स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक से जो कि है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। एंड देन यहाँ पे ये काफ़ी डेप्थ में है, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स जो है किस तरीके से यहाँ पे क्यों कम करने के बारे में बात किया जा रहा है और फर्दर और क्या यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको पता चलेगा। साथ ही माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन के बारे में हम लोग देखने वाले, ये भी एक थोड़ी लेंदी आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ये बहुत अच्छी आर्टिकल है लेकिन ये भी आपको बहुत ज़्यादा लेंदी देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये मुझे अलग से ही स्टार्ट करनी चाहिए। आज स्टार्ट करूँगी तो ये 1 घंटे के पार हो जाएगा लेसन, बट कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना आज हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ आज हमारी, जो कि है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। फाइनेंस मिनिस्टर जो कि ग्रुप ऑफ 7, इट मीन्स कि G7 नेशंस की जो मीटिंग हुई थी उसमें से फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक लैंडमार्क अकॉर्ड आया है जिसमें कि वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट को एटलीस्ट 15% में ला कर रखे हैं। इट मीन्स कि G7 कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे अपना मीटिंग की है और उसमें से जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक तरीके का यहाँ पे एक बहुत बड़े लैंडमार्क, कहने का मतलब है कि एक ऐतिहासिक यहाँ पे एक अकॉर्ड है जिसमें साइन किया गया है सारे लोगों के साथ, सारे मेंबर कंट्रीज़ के साथ, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो आपको हर एक देश में अलग देखने को मिलता है। हमारे देश में आपको 21% देखने को मिलेगा, कहीं और आपको 15%, कहीं और आपको 32%। तो इस तरीके से काफ़ी वैरी करता है। तो देयर शुड बी अ मिनिमम और एक यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए, तो एटलीस्ट यहाँ पे 15% का रखा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है। गवर्नमेंट के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिला है कि एक ग्लोबल कंपनीज जैसे आप देखते हो कि गूगल, अमेज़न, फेसबुक, ये सब जो है ना पूरे देश भर में ये अपना कारोबार चलाते हैं। गूगल एक ऐसा आप देखते हो कि यहाँ पे गूगल हो गया या फिर अमेज़ॉन हो गया, फेसबुक हो गया, ये पूरे वर्ल्ड वाइड है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट में यहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ही इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके की कंपनी ह्यूज रेवेन्यू भी जनरेट करती है क्योंकि बहुत ईजी होता है। जैसे अभी भी मैं आपकी लेसन ले रही हूँ, बीच बीच में जब मैं पहले भी यहाँ पे प्रिपेयर करके जब देखती हूँ कि हाँ मुझे क्या समझाना है बेटर तरीके से, कुछ चीज़ों को और ज़्यादा एकदम सिंप्लीफाई करके समझाना होता है, तो मैं हमेशा गूगल करते रहती हूँ। तो गूगल कर रही हूँ तो आप समझ रहे हो कि मैं सबसे पहले, अगर आप लोग के भी माइंड में कुछ क्वेरीज आता है तो आप पहले गूगल करते हो। तो गूगल एक ऐसा यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म समझ सकते हो जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है और इससे इनको ह्यूज रेवेन्यू भी जनरेट होता है। लेकिन फिर भी आप देखो कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो टैक्स पे करते हैं ये बहुत लिटिल टैक्स पे करते हैं, क्योंकि इनका जो सेटअप ऑफिस है ना वो टैक्स पर्पस के लिए वो यहाँ पे आपका लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में ही आता है। इट मीन्स कि आप देखो कि कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज़ होते हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, तो ये सब जगह पे आप देखो कि ज़ीरो टैक्स होता है। तो मेनली इस तरीके की कंपनीज़, जो बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं ना, वो अपने ऑफिस को उन सारे देशों में सेटअप करते हैं जहाँ पे ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े या फिर ज़ीरो टैक्स पे करना पड़े। तो इसलिए वो लोग की, ये लोग की कंपनी आप देखो कहाँ है, तो टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, जिसके कारण ये ज़्यादा टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, और कमाते बहुत ज़्यादा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि जो यहाँ पे इनटेंजिबल सोर्स से यहाँ पे जो इनकम आ रहा है, इंटेंजिबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल कहने का मतलब है कि ऐसे वस्तु जिसको आप टच कर सकते हो, आंखों से देख सकते हो, लेकिन इनटेंजिबल कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे वस्तु जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो इनटेंजिबल जैसे कि ड्रग पेशेंट हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया, रॉयल्टीज़ हो गई, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसका आप देखोगे कि ये लोग अपने जितने भी कंट्री, अपने जितने भी इनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो वो ऐसे जगह पे अपनी जुरिस्डिक्शन रख देते हैं जिससे कि उनकी कंपनीज़ को यहाँ पे हाई पे नहीं करना होता है टैक्सेस। इट मीन्स कि जो ड्रग पेटेंट है, जैसे कोई ड्रग्स के ऊपर आपका पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है कि जैसे कोई अगर साइंटिस्ट है, वो अगर कोई न्यू ड्रग्स को इनोवेट कर रहे, तो उनके उसके पीछे, इनोवेशन के पीछे उन्होंने अपना टाइम दिया, अपना मनी दिया, अपना एनर्जी दिया, तो उसके बेसिस पे उनको एक अथॉरिटी दिया जाता है कि ठीक है 10 साल तक जो है आपके ड्रग के ऊपर आपका मन चाहा जितना आपने खर्च किया है उतना आप यहाँ पे पैसे लगा सकते हो। तो वही चीज़ होती है कि ड्रग की जो कॉस्ट है वो वही होती है, उसको कोई भी जो है उसका उस ड्रग्स का कोई भी जेनरिक मेडिसिन नहीं बना सकता, कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता, कॉपी डुप्लीकेट यहाँ पे मेडिसिन नहीं बना सकते। तो वैसे ये ड्रग को हम लोग ड्रग पेटेंट कहते हैं। सॉफ्टवेयर हो गया या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, कोई अपना बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके अगर किसी चीज़ को इनोवेट करते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं क्या, तो इंटेंजिबल सोर्सेज के अंदर है। तो ये भी अपना काम ऐसे करते हैं ना कि इनको यहाँ पे हाई पेड टैक्सेस नहीं देना पड़े।
वहीं अगर हम लोग बात करें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो है एक ऐसा मिनिमम, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स अगर लाए, तो ये एक तरीके का एडिशनल टैक्स ही है, जो कि जितने भी एमएनसी आप देखते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज, उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स है जो कि इम्पोज किया जाता है। और पोटेंशियली वो ऐसे कंपनीज होते हैं ना जो कि अपना टैक्स पे कर सकते हैं, और वहाँ पे करते हैं जहाँ पे उनका गुड्स और सर्विसेज बेचा जाता है। इट मीन्स कि आप देखो कि जैसे ये कंपनी इस्टेब्लिश्ड आपका कहाँ पे है, कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन वो अपनी सर्विसेज कहाँ दे पा रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड दे रहे हैं। हम लोग इंडिया में बैठ के भी इनकी सर्विस ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ से जो है उनको टैक्सेस पे करना होगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव ए फिजिकल प्रेजेंस इन दैट नेशन। इट मीन्स कि मैं अभी वही बोली कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, मान लीजिए कि जर्मनी में यहाँ पे गूगल का सेटअप है, लेकिन वहाँ पे उनको टैक्स नहीं पे करना है। कॉर्पोरेट टैक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे इंडिया में हम लोग यहाँ पे उनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे टैक्स पे करना होगा। इससे क्या होगा कि इनका जो एडवांटेजेस है लोअर टैक्स प्लेसेस में शिफ्ट करने का, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में सारे जगह लोग जो है यहाँ पे गूगल को, अमेजन को, फेसबुक को यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो ऑब्वियस है ना कि जहाँ जहाँ पे इनको ये अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ के बेसिस पे जो है ना टैक्स पे किया जाए। नहीं तो अगर इनको आप छूट दे दोगे तो ये क्या करेंगे कि टैक्स हेवन कंट्रीज़ में जाकर रहना स्टार्ट कर देंगे, अपनी कंपनी को वहीं पर इस्टेब्लिश करके रख देंगे। तो ये अपना प्रॉफिट देखते हैं, तो उस हिसाब से इनको भी प्रॉफिट हो, लेकिन उसके अलावा जब ये सर्विस और गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट करने का अधिकार है, तो वो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे लगाते हैं। तो इसलिए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए, जिससे कि कंपनीज जो है ना वो अपने फिजिकल प्रेजेंस को शिफ्ट ना करे। इट मीन्स कि ऐसे कंट्रीज़ में जाकर वो ना बैठ जाए जहाँ पे उनको लेस टैक्सेस पे करना हो या फिर ज़ीरो टैक्सेस पे करना हो। अगर हम लोग यहाँ पे 2000 या 2018 के बीच में देखें, तो जो यूएस कंपनीज़ है ना, वो बुक की हुई है हाफ ऑफ द फॉरेन प्रॉफिट, यानी कि जस्ट 7 लो टैक्सेस जुरिस्डिक्शन में है। ऐसे कंट्रीज़ में है जहाँ पे बहुत कम टैक्स पे करना होता है, तो वैसे जगह पे यूएस की कंपनीज़ जो है अपना बुक करके रखी है। जैसे बरमूडा आप देखो, केमन आइलैंड है, आयरलैंड है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, सिंगापुर है, स्विट्ज़रलैंड है। तो ये कुछ ऐसे देश है ना जहाँ पे बहुत कम आपका टैक्स पे करना होता है, या तो ना के बराबर ही टैक्स पे करना होता है। तो ऐसी जगहों पे जो है यूएस की बहुत सारी कंपनीज अपना आप लोग देखोगे कि यहाँ पे उनकी इस्टेब्लिशमेंट है। अब देखते हैं कि क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ रहा है। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या है, ये तो आप समझ गए ना, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है अब कि क्यों इसको हम लोग ला रहे हैं। तो आप लोग समझ गए, जब इसके मीनिंग को अगर आप समझ रहे हो तो इसकी नीड को भी आप समझ रहे हो, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि सरकार को पैसे नहीं मिल रहे तो सरकार बौखला रहे हैं। इनकम यहाँ पे टैक्सेस जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं। कंपनीज जो है अपना दिमाग लगा के अपनी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर पा रही है और उनका ज़्यादा बिजनेस ग्रो हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। कोई कंट्रीज़ आप देखो कि जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, कोई कंट्रीज़ जो है टैक्स ही नहीं पे कर रहे। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर एक तरीके का अगर आप देखो कि ये सारे कंपनीज़ की अगर रेस है ना, तो वो एक रेस टू द बॉटम होनी चाहिए, यानी कि एकदम यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि जो भी कंपनी किसी भी देश में हो ऑल ओवर द वर्ल्ड में, क्या ज़रूरत है। देखिए यूएस की इतनी सारी बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो इतनी ही कंट्रीज़ में अपना सेटलमेंट कर ली है, तो इसलिए कर ली ना ताकि उनको टैक्स पे नहीं करे। अब ऐसा अगर इस कंट्री में भी यही चीज़ हो कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे भी पे करना पड़े, तो चलिए ठीक है, ये क्या होगा ना कि एक मोनोपोली क्रिएट नहीं होगा इन सारे कंट्रीज़ में, एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड वाइड कि हाँ हर जगह जो है उनकी इस्टेब्लिशमेंट हो पाएगी। साथ ही टैक्स हेवन के ऊपर चेक लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी है, जैसे कि इसमें आपने देखा कि बरमूडा, लग्जमबर्ग, सिंगापुर एंड स्विट्ज़रलैंड, कुछ ऐसे देश है जहाँ पे लो टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, लो टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करना है। इससे क्या होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है ना वो डिस्करेज होगी, वो अपना प्रॉफिट के बेसिस में जो है अपने इस कंपनीज़ को इस टैक्स हेवन कंट्रीज़ में जो है वो शिफ्ट करने से रुक जाएगी। साथ ही साथ आप देखो ये एडिशनल टैक्स रेवेन्यू है जिससे कि कलेक्ट होगा, तो ऑब्वियस है कि ये जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक से सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ही नहीं जूझ रहा है, पैंडेमिक से ऑल ओवर द कंट्रीज़ यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जूझ रहे हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम है। तो और बेटर हो पाएगा कि ये कॉर्पोरेट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि एक एडिशनल टैक्स है, और सरकार के पास अगर पैसे आएंगे, हर एक देश के सरकार के पास, तो ऑब्वियस है कि एडिशनल टैक्स के रूप में रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो वो रेवेन्यू जो है कहाँ इस्तेमाल होगा, तो पैंडेमिक से फाइट करने के लिए। पैंडेमिक से फाइट करने का क्या मतलब है, पैंडेमिक से फाइट करने का मतलब है कि किसी भी देश में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो इंडिया में 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, तो हर एक जगह हॉस्पिटल की अच्छी फैसिलिटी
क्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी तरीके का इक्विपमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखो कि लोग बहुत ज़्यादा भूखमरी से मर रहे हैं, तो लोगों को खाना पहुंचाया जाए। लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। लोग जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता की बिज़नेस ख़त्म हो गई है, तो उनके माता पिता को बिज़नेस देने में, उनको पैसे देने में, बच्चों को स्कूल पहुंचाने में, ये सारे तरीके से जो है फ़ाइट करना है। तो ये सारे तरीके से तभी फ़ाइट हो पाएगा जब हर एक देश के सरकार के पास पैसे होंगे। साथ ही हमारा ग्लोबल इकॉनमी बूस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि इकॉनमी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैलेंस में नहीं है, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो पाएगा। क्योंकि आप देखो कि पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो कि चाइना का क्या सीन है कि सारे देश की जीडीपी नेगेटिव में थी, हमारा भी था, लेकिन चाइना एक एकमात्र ऐसा कंट्री है ना जो कि वायरस फैलाया और अपने जीडीपी को भी संभाल के ले गया। तो कुछ ऐसे विकसित देश हैं, जैसे कि आप डेवलप्ड कंट्रीज़ देखते हो, चाइना है, रशिया है, यूएस है, जिसमें उनकी इकॉनमी हिलती नहीं है। लेकिन कुछ गरीब देश होते हैं, कुछ डेवलपिंग देश होते हैं, जैसे हमारे देश हो गए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में आप देखो तो बहुत सारे ऐसे देश हैं ना जो कि हल्का सा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनकी इकॉनमी जो है परेशान हो जाती है। उनकी इकॉनमी कहने का मतलब है कि ग्रोथ नेगेटिव होने लगता है, स्लो होने लगता है, जीडीपी माइनस में चले जाने लगती है। तो अच्छा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से अगर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स अगर मिलेगा, इससे अगर पैसे आएंगे तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो पाएगा बिजनेस के लिए। कंट्रीज़ को भी एक इंकरेजमेंट हो पाएगा कि वो अपने देश के लोगों को जो है बेटर तरीके से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। साथ ही ग्लोबल डिजिटल जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है ना, उनको अब टैक्स किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सारी डिजिटाइजेशन पे काम चल रही है, सारी डिजिटल वर्ल्ड कह रहे हैं हम लोग भी। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि राइट टू टैक्स, यानी कि जितनी भी प्रॉफिट यहाँ पे बड़े बड़े जो डिजिटल एमएनसी कंपनीज़ जो यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो पा रहा है ना, तो उनका भी राइट टू टैक्स का अधिकार है कि वो अब यहाँ पे टैक्स पे करें। ओके, तो ये सारी ज़रूरत है जिसके वजह से हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, ग्लोबल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स लाना ज़रूरी है। चैलेंजेस क्या है ये समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंज है। इनको इम्प्लीमेंट करने में तो एक ही चैलेंज है कि आप देखो कि पूरे ये ज़रूरी नहीं है, घर में अगर 5 सदस्य है तो 5 लोगों की जो ओपिनियन होती है वो अलग होती है, 5 लोग एक चीज़ पे सहमत नहीं हो सकते, ऐसा भी आप लोगों को पता है। तो फिर इस चीज़ को जो लाया गया है, प्रेजेंट किया गया है, तो क्या पता कि हर एक कंट्री इसको फॉलो करेगी कि नहीं करेगी। कोई कंट्री चाहेगी कि नहीं इस तरीके का नहीं होना चाहिए, कोई कंट्री को लगे कि हाँ होनी चाहिए। तो ये एक ग्लोबल कंसेंसस के पॉइंट से आप देखो कि एक बड़ा चैलेंज है। आयरलैंड में आप देखो जहाँ पर टैक्स रेट 12.5% है, तो ये क्या है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स के अगेंस्ट में होगा। ये आर्ग्यू करेगा कि वो इसके इकोनॉमिक मॉडल को डिसरप्ट करेगा। तो ऑब्वियस है कुछ ऐसे देश है जो कि इस मॉडल को नहीं अपनाना चाहेंगे। सेकंड है कि कंसेंसस ऑन टैक्स रेट, इट मीन्स कि मिनिमम जो 15% यहाँ पे आपका फिक्स कर दिया गया है, तो ये एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा रेज नहीं होगा। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अदर कंट्रीज़ जो है ना वो और ज़्यादा हायर मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट का डिमांड रखेगी। यानी कि 15% से क्या ही फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए और भी कंट्रीज़ का होगा कि आप मिनिमम 20% सेट करो या 25% सेट करो, इस तरीके का भी डिमांड निकल कर आएगा। साथ ही इम्पैक्ट होगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो भी डेवलपिंग और जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं। आप देखो एमएनसी जितने भी होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, जैसे आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ये एक सोर्सेज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई का ये सोर्सेज है, ठीक है। और एफडीआई यानी कि आप लोग देखो कि ये सारे कंपनीज तो चाहते ही है कि हर एक कंट्रीज़ में इनकी एक कंपनी होनी चाहिए, है कि नहीं, जिससे कि इनका सर्विस और इनका जो बिज़नेस है वो और ज़्यादा वाइडन हो। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि इनका अपना एक सोर्स होता है, यानी कि एफडीआई का सोर्स होता है। तो किसी देश में अगर एफडीआई आता है, जैसे हमारे यहाँ भी एफडीआई आती है, सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आती है, तो इससे क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है कि थोड़ा इकोनॉमिक एडवांसमेंट होता है, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाता है। लो इनकम कंट्रीज़ में बेसिकली आप देखो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाता है, रिसोर्सेज का बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइज हो पाता है, एंड लोगों में डिमांड भी जनरेट हो पाता है। सो ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर इस तरीके का मिनिमम अगर कॉर्पोरेट टैक्स अगर फिक्स कर दिया जाए तो इट मे बी पॉसिबल कि इस तरीके की जो एफडीआई है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स है चाहे शायद वो इन्वेस्ट ना करना चाहे। और राइट टू सॉवरेनिटी है, यानी कि ग्लोबल जो मिनिमम टैक्स रेट है, ये एक नेशनल जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है कि वो अपनी खुद की टैक्स पॉलिसी को एक्सरसाइज करे, वो कहीं ना कहीं आपको सप्रेस होते हुए दिखेगा, लिमिट होते हुए दिखेगा। तो इसकी भी बात हो सकती है। साथ ही साथ डिजिटल टैक्सेशन की इशू निकल कर आएगी। ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है ना, इससे क्या होगा कि क्लैरिफिकेशन की कमी है। जो डिजिटल टैक्सेशन है, जिससे कि फर्दर आप देख सकते हो कि बहुत सारे कंट्रीज़, जैसे हमारा देश है, इंडिया है,
जो कि इस स्टेज में नहीं है कि डेवलपमेंट कर सके, और इस स्टेज में भी नहीं है कि वो सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ जो है उनके बीच में वो डिफ्रेंशिएट कर सके। तो डिजिटल टैक्सेशन जो किया जा रहा है इस तरीके से, कॉर्पोरेट टैक्स की यहाँ पे जो मिनिमम डिमांड की जा रही है, इसकी इश्यूज निकल कर आ सकती है उन देशों में जिस देश में ये डिजिटल टैक्सेशन को लेकर आज की भी डेट में प्रॉब्लम है। कंक्लूजन में क्या बताया जा रहा है? कंक्लूजन में बोला जा रहा है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड अगर हम लोग बात करें, यानी कि सेकंड वेव जा चुका है, अब तो थर्ड वेव की अलार्मिंग सिचुएशन है बहुत सारे देश में, तो थर्ड वेव भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोविड के बाद जो है सारे कंट्रीज़ एक साथ अपने इकॉनमी को रिजुवनेट करने के बारे में ही सोच रहे हैं कि फिर से उनकी इकॉनमी जो है एक पटरी पे आ जाए। तो यहाँ पे कुछ कंसर्न हो सकता है इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स को लेकर, जो कि इकॉनमिक रिकवरी को बेटर तरीके से आपका ला सकता है, पर्टिकुलरली कुछ कंट्री में जहाँ पे आपका इनवर्ड जो इन्वेस्टमेंट है ना वो टैक्स इंसेंटिव से ही इंकरेज हो पाता है। कुछ गवर्नमेंट आप देखो ये बिलीव करती है कि ठीक है अप्रोप्रिएट टैक्स कॉम्पिटिशन्स जो है ना वो होनी चाहिए, यानी कि कोई भी आप देखो कि मिनिमम अगर ग्लोबल मिनिमम अगर टैक्स आपका रखा जा रहा है तो उससे क्या होता है ना कि एक तरीके का आप देखो कि टैक्स कॉम्पिटिशन्स जो है वो यहाँ पे मार्केट में रहता है, और इससे कंसेंसस भी कंट्रीज़ के बीच में बिल्ड होता है कि पैंडेमिक जो है वो पूरे वर्ल्ड में आप देखो कि किस तरीके से तहस नहस कर चुका है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई है हमारे देश में और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। एफर्ट्स लगाना होगा कि कैसे जो है डेवलपमेंट को और ज़्यादा तेज़ कर सके सारे कंट्रीज़ में जितने भी वर्ल्ड में हैं। तो इसलिए आप देखो कि एक बेटर स्टेप कहा जा रहा है अगर हम लोग पोस्ट कोविड के बाद अगर सिचुएशन देखें तो ये तो बेसिक चीज़ रही कि ग्लोबल जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो है क्या, इसकी क्या ज़रूरत है, इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस है और इसका कंक्लूजन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं जो कि ये इनबॉक्स में है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल कर आ रही है कि कैसे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स काम करता है, ठीक है, और कैसे काम करेगा। सपोज़ कोई कंपनी है जिसकी हेडक्वार्टर आपका ए में है, ठीक है, और ये रिपोर्ट कर रहा है कि इनकम जो है वो कंट्री बी में जनरेट हो रही है और उसका रेट कितना है, तो 11% से वो अपना जो है यहाँ पे उनकी इनकम जनरेट हो रही है। अगर ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट जो 15% यहाँ पे लाया जा रहा है तो इससे क्या होगा कि कंट्री ए जो है ना वो टॉप अप द टैक्स ये इसका होगा और कलेक्ट करेगी अनदर जो 4% है, क्योंकि 11% से तो ये टैक्स दे ही रहे हैं। अब यहाँ पे 15% मिनिमम हो चुका है तो 4% एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो कंपनी का जो प्रॉफिट है कंपनी बी से वो यहाँ पे निकल के आएगा और फिर एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कंपनी बी का रेट और यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम रेट का। इसका मतलब सिंपल है कि जैसे अभी जैसे आप देखें ना कि मान लीजिए कि बरमूडा में यूएस की कोई कंपनी है, ठीक है, लेकिन उसकी फिर सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, मान लीजिए कि वो यहाँ पे इटली में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इटली में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे उनको टैक्स कितना देना है वहाँ के अकॉर्डिंग, तो 11% टैक्स देना है। लेकिन अब ग्लोबल लेवल पे तो ये फिक्स हो चुका है कि 15% देना है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 11% तो टैक्स ये दिया ही जाएगा ये इटली के कंपनी से, लेकिन 4% एक्स्ट्रा देना है, तो 4% जो एक्स्ट्रा देना होगा वो यहाँ पे जो बरमूडा में जो कंपनी है ना उनके द्वारा 4% दिया जाएगा, तब मिलाकर ये आपका 15% टोटल हो जाएगा, ठीक है। अदर सिग्निफिकेंट आउटकम्स देख लेते हैं जो G7 के सबमिट हुई है। इसको कैरिब्स बे डिक्लेरेशन कहा गया है, तो ये भी याद रखना है। तो ये मैप में देख लेते हैं कि ये कैरिब्स बे है कहाँ, तो मैप की रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता होना चाहिए। ये है कैरिब्स बे। बे कहने का मतलब आप लोग को पता ही होता है कि वो एक ऐसा एरिया जो कि आपका 3 भाग से ज़मीन से घिरा हो और 1 भाग से पानी से घिरा हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बे, है कि नहीं। तो ये आपका यहाँ पे है कैरिब्स बे, ठीक है, यूके में आता है ये। आप लोग देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में ये कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एरिया है जहाँ पे आपका G7 का सबमिट हुआ है, कैरिब्स बे। तो इसी को जहाँ पे सबमिट कंक्लूड हो जाता है तब उसको हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं उस प्लेस के नाम पे। तो ये एक याद रहता है कि हाँ G7 की 2021 की मीटिंग कहाँ हुई थी, फिर 2022 की मीटिंग कहाँ हुई थी, इसलिए उसको डिक्लेरेशन का नाम दे दिया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके बीच में, तो ये है आपका साउथ में इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ में आपका सेल्टिक सी है, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं क्या क्या बातें की गई है। तो G7 जो कि यहाँ पे फर्दर 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस जो है वो सिक्योर करेंगे ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स तक। और G7 में आप देखो कि क्या है कि वो अपने क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पेंड करेंगे, यानी कि खर्च करेंगे, जिससे कि जो कार्बन इमिशंस है हो रही है और पुअर कंट्रीज़ जो है वो अपने देश में कार्बन इमिशन को कट करें। साथ ही एक बैक बेटर वर्ल्ड जो है पार्टनरशिप वो यहाँ पे बिल्ड करेंगे। एक वैल्यू ड्रिवन होगा, हाई स्टैंडर्ड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप होगा, जिससे कि मेजर डेमोक्रेसीज जो है
वो यहाँ पे उनको काफ़ी हेल्प हो पाएगा कि 40+ ट्रिलियन डॉलर तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आपका बन पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान ये एम यही है कि जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसके टक्कर में हमारे हमारे देश में पूरे वर्ल्ड वाइड भी एक ऐसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। पॉसिबल इम्पैक्ट देख लेते हैं कि इस तरीके का यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट ये जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट ट्रेड टैक्स है तो इससे हमारे इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि इंडिया में आप देखो कि काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि डोमेस्टिक जो टैक्स रेट है वो हमारे थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा है। 21% तक 22% तक आप देख सकते हो कि 2019 में ये अनाउंस किया गया था कि शार्प कट करना है कॉर्पोरेट टैक्सेस में, जो कि हमारे डोमेस्टिक कंपनीज़ का कितना है 22% है, और न्यू डोमेस्टिक अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए देखें तो वो 15% है। तो ये जो कट है ये इफेक्टिवली हमारे इंडिया की जो हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स रेट है ना उसी में लाया गया, और ये 23% आपको रेट देखने को मिलता है जो एशियन कंट्रीज़ में है। अगर हम लोग आउटबाउंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये हमारे जो बेस इरोजन है टैक्स का हमारे देश में वो इसको कम करेगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि अभी जैसे मैं बताई कि जो देश है वो अगर अपनी कंपनीज़ को, यानी कि जो कंपनीज़ है वो अपने फिजिकली प्रेजेंस करने के लिए, यानी कि कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश है तो उन देशों में वो इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पे उनको टैक्स नहीं देना पड़े या कम देना पड़े। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले कोई कंपनी अगर इंडिया में है, लेकिन इंडिया में अगर ज़्यादा टैक्स यहाँ पे देना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे कि वो कंपनी अपना इंडिया से हटाकर स्विट्ज़रलैंड में सेटअप कर देंगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में उनको कम टैक्स देना है। तो ये हो जाता है बेस इरोजन। ठीक है, तो ये बेस इरोजन की जो बात है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। इंडिया में आप देखो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रोएक्टिवली इंगेज्ड है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, जो कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। इसको DTAA भी कहते हैं, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी कि दोनों तरीके से आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे भी हम लोग बहुत सारे देश के साथ जो है DTAA के साथ हम लोग इंगेज्ड है। टैक्स लॉस अगर हम लोग देखें जो कि इंडिया के द्वारा इनकर्ड किया जाएगा तो 10.31 बिलियन तक का कहा जा रहा है कि यहाँ पे हर एक साल ग्लोबल टैक्स इस तरीके से ग्लोबल टैक्स जो लाया जा रहा है उसके कारण जो है यहाँ पे हमारे देश में ये लॉस देखने को मिल रहा है। तो 0.41% ऑफ GDP का लॉस होगा, लेस देन आप देखो यहाँ पे ग्लोबल एवरेज है GDP लॉस आपका जो है हो रहा है। ग्रेटर देन क्या है तो GDP लॉस जितना हो रहा है उससे ज़्यादा है, और $8 जो है पर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन में ये आपका लग रहा है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है ना कि ग्लोबल जो एवरेज है यहाँ पे GDP उससे कम होगा, लेकिन अगर हम लोग रीजनल एवरेज देखें अपने देश का और अपने अगल बगल का एवरेज देखें जैसे एशिया का एवरेज देखें तो उससे यहाँ पे GDP ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है OECD और ग्लोबल मिनिमम टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो अगर OECD और G20 जो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग में, उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो 139 कंट्रीज़ है, जुरिस्डिक्शंस है जो कि एक साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। और इस तरीके का जो टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी है, यानी कि जो कंपनीज यहाँ पे कोशिश करती है कि वो टैक्स पे ना करे, इस चीज़ को कम किया जा रहा है। साथ ही अगर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात करें तो ये टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी होता है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो यहाँ पे प्लान करते हैं कि कैसे वो यहाँ पे टैक्स को अवॉइड करें। ठीक है, तो टैक्स रूल्स को यहाँ पे देखने को मिलता है कि मिसमैच हो जाता है, यानी कि जहाँ उनको प्रॉफिट मिलता है वो अपनी कंपनी उठा के वहीं इस्टेब्लिश कर देते हैं। यानी कि इरोजन हो गया। इरोजन मतलब क्या होता है कि आपका शिफ्ट हो जाना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना, और प्रॉफिट शिफ्टिंग है कि ऑलरेडी यहाँ पे आप देखो कि जहाँ पे वो प्रॉफिट मिलता है वो वहीं हो लेते हैं। तो वो वाली बातें यहाँ पे कही जा रही है। OECD और G20 की अगर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क अगर हम लोग देखें इसके ऊपर, तो इससे क्या होगा ना कि ये ऐसा काम करे जिससे कि इंटरनेशनल टैक्स रूल्स में जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट टैक्स इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आए। टैक्स चैलेंजेस जो है उसको एड्रेस किया जाए, जिसमें कि आप देखो 130 देश है, 130 देश में स्विट्ज़रलैंड, चाइना, इंडिया है जो कि न्यू जो है 2 पिलर प्लान वो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे कि वो इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल्स को रिफॉर्म कर सकें। तो पिलर 1 क्या है? पिलर 1 में है कि लार्ज MNE है, यानी कि मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेस है जिसमें डिजिटल कंपनीज भी है, वो यहाँ पे टैक्स पे करे जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जहाँ वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको टैक्स पे करना है। सेकंड पिलर में क्या है कि लार्ज जो यहाँ पे मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस है वो एटलीस्ट यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो पे करे, जो कि आज के डेट में 15% है। तो ये 2 पिलर के साथ यहाँ पे काम करने की बात की जा रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो पाएगी।
ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है क्या, यहाँ पे क्या ज़रूरत है, यानी कि नीड क्या है, सरकार की तरफ से चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन। तो ये होता क्या है माइक्रो फाइनेंस, और इसके बारे में डिटेल देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझिए कि ये न्यूज़ में है क्यों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारी सेंट्रल बैंक है, उनके द्वारा एक न्यू रेगुलेटरी रिजिम लाया गया है माइक्रो फाइनेंस के लिए, और एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ गाइडलाइंस है सारे लेंडर्स के लिए। इट मीन्स कि जितने भी हमारे देश में माइक्रो फाइनेंस है उनके लिए एक ही यहाँ पे सेट ऑफ गाइडलाइंस है, और जितने भी लेंडर्स है जो कि लोन देते हैं उनके लिए भी एक ही यहाँ पे रूल्स है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले समझिए कि माइक्रो फाइनेंस है क्या। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरीके का फिनेंशियल सर्विस है। फाइनेंस यानी कि फिनेंशियल सर्विस है जो कि छोटे लोन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं या फिर अदर फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो किसको प्रोवाइड करते हैं? पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड को। जिससे क्या होता है कि जो बोरोवर है ना, जो लोन ले रहे हैं, वो अपना काम कर सके, और ऐसा काम कर सके जिससे कि वो अपने और अपने परिवार को इस गरीबी रेखा से बाहर निकाल सके। तो माइक्रो फाइनेंस यानी कि छोटा यहाँ पे फाइनेंस की हेल्प की जा रही है, छोटे लोन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसको हम लोग माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। कोर फीचर क्या है माइक्रो फाइनेंस का? माइक्रो फाइनेंस का अगर हम लोग कोर फीचर देखें तो सबसे पहली बात है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स को ये लेंड करते हैं। छोटे छोटे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स होते हैं उसको ये लेंड करते हैं। सेकंड है कि यहाँ पे जो बोरोवर है वो यहाँ पे लो इनकम ग्रुप से ही बिलोंग होने चाहिए, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे या फिर लो इनकम फैमिली से हो। थर्ड है कि विदाउट कोलैटरल, यानी कि कोई भी कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। एंड फोर्थ है कि विथ फ्लेक्सिबिलिटी रीपेमेंट शेड्यूल है। ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद अगर आपका मैच्योरिटी हो रहा है तो आपको उसी डेट में बिल्कुल से रीपेमेंट करना है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है फ्रीडम दी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर क्योंकि आप देखो कि ये लोन किसको दिया जा रहा है। लोन ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिनकी सर्टिनिटी नहीं है, जिनका बिजनेस जो है सही तरीके से वो चल नहीं रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो अलग ही अपने अपने स्तर पर जो है परेशान है। तो अपने लाइवलीहुड को और ज़्यादा बेटरमेंट करने के लिए एक तरीके का यहाँ पे हमारे देश में प्रावधान है कि ठीक है, ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत बड़ा लोन लेना नहीं चाहते, लेकिन छोटा लोन लेना चाहते हैं, जिससे कि वो कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे कि अपना और अपने परिवार का पेट पाल कर सके। तो ऐसा क्या होता है कि अगर उनके बिज़नेस प्रॉफिट में नहीं जाए, कई बार आप देखते हो बिज़नेस बहुत घाटा में चला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उनको रीपेमेंट करना ही है और एकदम टाइमली करना है। अगर वो थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं तो उनको टाइम दिया जाएगा। इस तरीके का प्रावधान लाने के लिए, यहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए। पहले के ज़माने में आप देखते थे कि ज़मींदार सिस्टम होती थी, तो वही चीज़ आप समझ सकते हो कि हमारे देश में वो ज़मींदारी सिस्टम हटाकर, वो इंटरमीडियरीज़ का इन्वॉल्वमेंट हटाकर इस तरीके की सुविधा लाई गई है लोगों के लिए। तो आप समझते हैं कि ये माइक्रो फाइनेंस यानी कि जो लेंडर है वो लेंड कैसे करते हैं और बोरोवर है वो बोरो कैसे करते हैं मनी। तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस जो है ये डिलीवर्ड भी किया जाता है हमारे इंडिया में। तो किसकी किसकी हेल्प से किया जाता है? सबसे पहले हमारे यहाँ जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक में आप देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आते हैं और रिजर्व रूरल बैंक भी आते हैं, आरआरबी भी आते हैं। इनको ये प्रावधान दिया गया है कि छोटे छोटे जो लोन देना है ऐसे लोगों को जो लो इनकम अर्निंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस दिया जा सके। सेकंड है कि जो कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं उनको यहाँ पे अधिकार है। थर्ड है हमारे देश में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी है, एनबीएफसीज है। एंड फोर्थ है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड किए जाते हैं एज ए एनबीएफसी, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है बट वो एनबीएफसी जैसा रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनका भी यहाँ पे अधिकार है कि वो माइक्रो फाइनेंस जो है वो एज इन द फॉर्म ऑफ लोन वो लेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये समझते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये इनको लाया गया है। सबसे पहली बात है कि इससे आप समझो कि फिनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है। फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का क्या मतलब है कि हर एक लोग, यानी कि आपकी फैमिली में अगर 4 लोग हैं ना, तो चारों लोगों के पास, अगर वो 18 एज से बड़े हैं, 18 एज हो चुका है, तो उसके बाद उनके पास जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि उनके पास अपना एक डेबिट कार्ड हो, उनके पास अपना जो है यूपीआई कोड हो और एटीएम हो, वो अपना अपने तरीके से जो है इस्तेमाल कर सके। तो इसको कहते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि हर एक लोगों को बैंकों के साथ जोड़ना। दूसरी बात यह है कि एसेट क्रिएशन होगा। ऑब्वियस है, आप देखो कि अगर जो लोगों को यहाँ पे छोटी मोटी बिजनेस को अगर स्टार्ट करने के लिए अगर थोड़ी पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो माइक्रो फाइनेंस का ऑप्शन है उनके पास, कि जिसमें कि वो कोलैटरल भी नहीं दे सकते हैं, मतलब कि कोलैटरल देने का ज़रूरी नहीं है, और ऐसा कुछ उनके ऊपर फिक्स्ड भी नहीं है कि वो यहाँ पे एकदम टाइम पे रीपेमेंट करें। तो कहीं ना कहीं एसेट क्रिएशन होता है, उनके पास धन जो है वो उनका अर्जित हो पाता है। वुमेन एम्पावरमेंट है, मान लीजिए कि घर की महिलाएं हैं या फिर सिंगल मदर है या फिर जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वैसे अगर महिलाओं की बात करें तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि वो माइक्रो फाइनेंस के थ्रू वो थोड़े बहुत लोन ले सकती है और उससे वो अपना थोड़ा बहुत काम कर सकती है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पे आपका इम्प्रूव होगा,
कि ऑब्वियस है कि लोन लेने के बाद अगर वो अपना काम करते, बिजनेस करते, वो अगर अच्छा चल जाता है तो ऑब्वियस है कि उनकी जो स्थिति है वो और ज़्यादा बेटर होगी। पोवर्टी एलिविएशन में हेल्प हो पाएगा। ऑब्वियस है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता, रहने के लिए घर नहीं है, तो वैसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगा। साथ ही ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो पाएगी कि जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे देश में, अगर उसको बेटर तरीके से इस्तेमाल किया जाए सारे लोगों के द्वारा, तो ऑब्वियस है कि उसमें आपको प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। तो इतना तो बात समझ लिए आप। अब देखते हैं कि ये निकल के कहाँ से आई, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया कहाँ से है। तो ये कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करें तो ये बांग्लादेश से निकल कर आया है, क्योंकि वहाँ पे 1983 में एक ग्रामीण बैंक का सेटलमेंट हुआ था। और ग्रामीण बैंक जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ रीजनल रूरल बैंक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये बांग्लादेश में था। इस मॉडल में क्या था कि जो विमेन बोरोवर थी वो अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती थी, जिसमें कि उनको बोरो करने का रखा गया था कि वो अपनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से अगर उनको बोरो करना है इंडिविजुअल लेवल पे भी वो कर सकती है, या फिर सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है उसके बेसिस पे भी जो है वो यहाँ पे बोरो कर सकती है। बहुत सारे देश में अगर हम लोग देखें वर्ल्ड वाइड, तो माइक्रो फाइनेंस जो है वो एक एनजीओ की एक्टिविटी के कारण भी आपको देखने को मिलता है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पे वो हेल्प करते हैं। और फॉरेन डोनर भी होते हैं, जो कि यहाँ पे जितने भी एनजीओ है उनको फॉरेन डोनेशन भी मिलता है, जिसके बेसिस पे वो यहाँ पे हेल्प करते हैं। इंडियन एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग माइक्रो फाइनेंस के साथ देखें तो वो थोड़ा डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि इंडिया में आप देखो कि पब्लिक बैंक जो नेटवर्क थे वो बहुत बड़े लेवल पे है, और इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो जैसे गांव-गांव तक ये सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक नहीं थे, तो इसलिए गांव-गांव में भी छोटे-छोटे जगह पे भी हमारे बैंक होने चाहिए। तो उस तरीके से बैंकों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो बैंकों की नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एंगल से ये इसको इस्टेब्लिश किया गया माइक्रो फाइनेंस का फंडा। लेकिन यही बात थी, इसके एक्सपेरिमेंट में क्या था कि काफ़ी ज़्यादा लिंक किया गया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो एनजीओ है, जो बैंक है, उनको आपस में लिंक किया गया। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बनाए गए और एनजीओ के द्वारा ही उनका देखभाल किया जाता था, और ओनली आफ्टर एकम्प्लिशिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि अगर उनके जो काम करने के लेवल में जब एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी आती थी, तब उनको जो है इस तरीके का हक दिया जाता था कि ठीक है, नाउ यू आर एलिजिबल, कि आप अपना जो है क्रेडिट भी ले सकते हैं बैंकों से। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंकों को यहाँ पे एक लिंकेज प्रोग्राम भी लाया गया था 1992 में, जिसमें क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट जो है वो देखने को मिला, और यहाँ पे 100 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे फाइनेंस किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरीके का ग्रुप ऑफ पीपल है, मेनली यहाँ पे आपको विलेज की विमेंस ही देखने को मिलती है, जो कि अपना खुद का हेल्प करती है और खुद के लाइवलीहुड को वो बेटरमेंट करती है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस एक्सपेरिमेंट अगर इंडिया में देखें तो ये हमारे नाबार्ड के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। और साथ ही साथ आप देखो कि जो वर्ल्ड वाइड बैंकिंग फैसिलिटीज़ दी जाती है, उसी के साथ यहाँ पे गांव में भी इन लोगों को यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी दी जाए, उसके लिए ये आपका सर्विस लाया गया। ओके, सो यहाँ पे इसकी इवोल्यूशन भी आप समझ गए। अब देखते हैं कुछ बैकग्राउंड चल के हमारे देश में भी। तो इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला लास्ट 2 डिकेड में, यानी कि 20 ईयर्स में। इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज़ किसमें, तो नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन भी हमारे यहाँ बढ़े हैं, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज एनबीएफसी ये बढ़े हैं। साथ ही साथ आप देखो कि क्रेडिट भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिला है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो 102 मिलियन अकाउंट्स ऑफ जो पुअर पॉपुलेशन है ना, उनको यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सर्व कर रहे हैं। जैसे जैसे सेक्टर ग्रो हो रहा है तो सर्टेन इनएडिक्वेसी और जो फेलियर है वो यहाँ पे हमारे आंध्र प्रदेश, जैसे आप देखो कि आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस जो 2010 देखने को मिला, तो देखिए बैंक है या फिर माइक्रो फाइनेंस है, एनबीएफसी है, बहुत लार्ज नंबर पे ये लोग जो है ना, कुछ कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो कि इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, क्राइसिस देखने को मिलता है। तो ऐसा भी हो रहा है, बट कोई नहीं, इन सारे क्राइसिस को देखते हुए आरबीआई के द्वारा यहाँ पे YH मलेगाम कमेटी बनाया गया कि उनको यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो हमारे यहाँ म्यूचुअल माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है ना, एटलीस्ट इनकी क्या इश्यूज़ है, इनमें क्या क्या कंसर्न है, इन सारी चीज़ों को लेकर स्टडी करें। तो ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन अगर हम लोग मालेगाम कमेटी के अकॉर्डिंग देखें तो इनके द्वारा ये बताया गया था कि आरबीआई को एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना चाहिए जो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, और ये बातें इनके द्वारा 2011 में कहा गया था। और इनके द्वारा कहा गया था कि एनबीएफसी बेस्ड जो यहाँ पे आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी ऐसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंपनीज जो कि डिपॉजिट नहीं ले रही है, या फिर मिनिमम इनका नेट वर्थ कितना होना चाहिए, तो फंड यहाँ पे 5 करोड़ होनी चाहिए,
और इनका मिनिमम जो है 85% नेट एसेट होना चाहिए। इट मीन्स कि कैश, बैंक बैलेंस और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो एसेट है वो यहाँ पे 85% होनी चाहिए इन नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, यानी कि कहा जाए कि हाँ इस इंस्टीट्यूशन का इतना धन है, इतना इनके पास कैपिटल है, तो इतना ये होना चाहिए। तब उन सारे अगर ये 3 क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, साथ ही मिनिमम नेट ओन्ड फंड कितना है 5 करोड़ है, मिनिमम 85% उनका नेट एसेट है, तो अगर ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे तब वैसे इंस्टीट्यूशन को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी घोषित करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। ओके, सो ये जो है यहाँ पे मालेगांव कमेटी के द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ भी लिखते हो तो मेक श्योर कि आप इस कमेटी के रिकमेंडेशन वहाँ पे ज़रूर इंक्लूड करोगे। फाइन। पोर्टफोलियो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग देख सकते हो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हमारे देश में किस तरीके से बटे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको 40% देखने को मिलेगा जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, देन 27% आपको साउथ में देखने को मिलेगा, देन यहाँ पे वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 14% है, नॉर्थ में 11% है एंड सेंट्रल में 8% है। तो इस तरीके से ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया हुआ है, तो आप लोग इसको भी अपने मेंस आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही जो यहाँ पे मालेगांव कमेटी के द्वारा कहा गया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेबल किसके ऊपर हो, तो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ऊपर हो। लेकिन कुछ अदर लेंडर्स भी है जिसमें कि 70% ये कंप्राइजेस होते हैं टोटल, तो उनको यहाँ पे जो है इस रेगुलेटरी कंडीशंस के अंदर लाना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए जो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, तो ये पूरा डिटेल दिया गया है जिसको थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डिफाइन करने की बात की गई है कि किसको हम लोग कहेंगे कि माइक्रो फाइनेंस बोरोवर है। एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और प्रपोज जो चेंज किया गया है उसमें क्या क्या चेंज किया गया ये देखते हैं। तो अभी क्या है, अभी कहा जा रहा है कि एक माइक्रो फाइनेंस बोरोवर उनको कहा जाता है जिनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम कितना है, तो 1,25,000 ग्रामीण क्षेत्र में वो ज़्यादा ना हो और 2 लाख अर्बन एरिया में और सेमी अर्बन एरिया से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये एनुअल कहा जा रहा है, एक साल का कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा ना हो, तब उनको कहेंगे हम लोग माइक्रो फाइनेंस बोरोवर, यानी कि वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। अभी चेंजेस में कहा जा रहा है कि सेम क्राइटेरिया जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए सारे यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए, कि वो यहाँ पे इनकी जो कॉमन डेफिनेशन इसकी पर्पस को फुलफिल कर सके। अब ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ होते क्या हैं, ये एक बोर्ड है जो कि यहाँ पे पॉलिसी को अप्रूव करते हैं, सारे फैक्टर्स को देखते हैं और एसेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि हाँ जो पर्सन यहाँ पे बोरो करने आ रहे हैं उनकी क्या यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम इस क्राइटेरिया में आती है कि नहीं आती है। फाइन। अब देखिए हाउस होल्ड जो, तो लिमिट अगर हम लोग हाउस होल्ड इंडेटनेस का देखें तो जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि टोटल इंडेटनेस जो है बोरोवर का वो यहाँ पे 1,25,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और ये लोन जो है आपका एजुकेशन लोन और जो मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर जो लोन लिया गया है उसको बाहर रखकर, यानी कि एजुकेशन लोन और जो मेडिकल लोन लिया जाता है उसको यहाँ पे छोड़कर बाकी और अगर किसी पर्पज़ के लिए लोन लिया गया है तो उसके लिए 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल इंडेटनेस। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोन को लिंक करना होगा, जितना भी लोन अमाउंट है हाउस होल्ड इनकम का उसको लिंक करना होगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि उनका इनकम, एक इंसान का इनकम कितना है और इनकम के कंपैरिजन में यहाँ पे देखा जाएगा कि उसका कर्ज कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फ्रॉडरीज में यहाँ पे कम हो जाएगा, फॉर्जरी यहाँ पे कम हो जाएगा, जो लोग झूठ बोलते हैं कि इतना इनकम नहीं हुआ है। और तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा, लोन अमाउंट से लिंक हो जाएगा, तो फिर बैंकों को आसान हो जाएगा इस चीज़ को पता करने से कि एक पर्टिकुलर इंसान का यहाँ पे लोन कितना है और उसके कंपैरिजन में उनका कर्ज कितना है। नेचर ऑफ लोन की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियस है कि ये आपका कोलेटरल फ्री लोन है बिना किसी प्री पेमेंट पेनाल्टी के। और कोलेटरल फ्री नेचर जो माइक्रो फाइनेंस का लोन है ना, वो सारे यहाँ पे जितने भी आपको देखने को मिलेगा कि ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ है उस सब में इसको एक्सटेंड किया गया है। तो यानी कि आपका जो नेचर है वो कोलेटरल फ्री ही है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। उसके बाद अगर लिमिट देखें नंबर ऑफ़ लोन्स और लोन अमाउंट और टेन्योर, तो लोन अमाउंट अगर हम लोग देखें तो ये लिमिट कर दिया गया है कि 1,25,000 है। फर्स्ट साइकिल में यहाँ पे 75,000 मिलेगा, लेकिन लोन जो एजुकेशन के ऊपर है और मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर है उसको बाहर रखा गया है। मिनिमम लोन आपका 24 मंथ्स का यानी कि 2 साल का है तो वो 30,000 से ऊपर हो सकता है। नो मोर देन 2 एनबीएफसी और जो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो सेम बोरोवर को लेंड कर सकती है, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर ए पर्सन है तो इनको अगर लेंड करना होगा ये बोरो कर सकते हैं, तो 2 ही यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
मिनिमम आप देखो 50% लोन है जो कि यहाँ पे इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ को दी जाएगी, यानी कि ऐसे एक्टिविटीज़ में लोन दी जाएगी जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ इनको किसी पर्टिकुलर इंसान को इनकम जनरेट होगा। साथ ही ये सारे लिमिट जो है ना ये विड्रॉ कर लिए गए हैं, यानी कि आगे आने वाले जो भी यहाँ पे आपका प्रपोज चेंजेस दिया गया है तो ये सारे जो लिमिट्स है ये लिमिट हटा दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी एग्जिस्टिंग क्या क्या लिमिट है और आगे आने वाले दिनों में ये मे भी हट सकता है। रीपेमेंट पीरियोडिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो फाइनेंस जो बोरोवर है एनबीएफसी म्यूचुअल फंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के, तो उनको परमिट किया गया है कि वो वीकली रीपेमेंट कर सकते हैं या फोर्टनाइट या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट में, जैसा उनको चॉइस है, जैसी उनकी कंफर्ट है उस हिसाब से वो यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जितने भी एंटिटीज़ है उसके बारे में बात करें तो बोर्ड अप्रूव करेंगे पॉलिसी को, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट पीरियोडिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर प्राइसिंग ऑफ माइक्रो लोन्स की बात करें तो मैक्सिमम इंटरेस्ट जो यहाँ पे चार्ज किया जाएगा वो यहाँ पे आपका लोअर होगा, यानी कि जितने भी कॉस्ट ऑफ फंड है प्लस जो मार्जिन कैप है 10%, जैसे कि यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का है, तो लोन अगर यहाँ पे आपका 100 करोड़ से ज़्यादा है या तो यहाँ पे 10% होगा और 12% यहाँ पे अदर्स के लिए होगा। एवरेज अगर बेस रेट देखें 5 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक का, तो वो यहाँ पे आपका जो है मल्टीप्लाइड किया जाएगा 2.75 से। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो मैक्सिमम इंटरेस्ट जो यहाँ पे एनबीएफसी की तरफ से ये चार्ज किया जाएगा, तो ये चीज़ तो आप देख लीजिए कि लोअर है, यानी कि यहाँ पे 10 अगर 100 करोड़ से ऊपर है तो ये 10% होगा और अगर दूसरा है तो इसमें 12% होगा। ठीक है। अगर एग्जेम्पशन देखें यहाँ पे भी आप देख लो कोई भी सीलिंग प्रिस्क्राइब नहीं है इंटरेस्ट रेट के लिए, तो अगर आने वाले दिनों में अगर ये चेंज होता है तो इसमें कोई भी सीलिंग नहीं रहेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका 100 करोड़ में 10% जैसे दिया जा रहा है तो ये चीज़ें हटा दी जाएगी। एग्जेम्पशंस अगर हम लोग देखें नॉट फॉर प्रॉफिट को, तो एग्जेम्पशंस है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि उनको जो नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस है तो उनके लिए एग्जेम्प्ट रखा गया है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आगे देखें तो एग्जेम्पशंस जो है उनको नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस के लिए तो वो भी आपका रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज़ के लिए तो जो एग्जेम्पशंस की बात की जा रही है वो सेक्शन 25 जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसी के तहत की जाएगी, यानी कि वैसे कंपनीज़ को बाहर रखा जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए जो कि यहाँ पे क्रेडिट यानी कि 50,000 से ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करने में इंगेज्ड है फॉर ए बिजनेस इंटरप्राइजेस, और 1,25,000 यानी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट जो कोई भी पुअर पर्सन के लिए है वो इसको मीट कर रहा है, यानी कि इंगेज्ड है जो कि यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, नॉट एक्सीडिंग यानी कि 50,000 से ज़्यादा अगर वो क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो वैसे यहाँ पे कंपनीज़ को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप देखो नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि वैसी कंपनीज़ जो कि पब्लिक डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे जो है नहीं रजिस्ट्रेशन करनी है। आगे चल के क्या होगा, आगे आने वाले दिनों में चेंज अगर हम लोग देखें तो जो EMIs ऑफ लोन है वो यहाँ पे 50% टोटल हाउस होल्ड इनकम का एक्सीड नहीं होना चाहिए और एसेट साइज़ जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये याद रखना है। अभी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है उसको तो आप लोग को ध्यान रखना ही है। आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ प्रपोज चेंजेस की जाती है, क्योंकि ये तो अभी आपका प्रपोजल है, ये अभी आपका फाइनल नहीं है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अनसर्टिनिटीज़ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो ये जो आपका एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उस पर पूछा जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कि यहाँ पे नीड फॉर रिव्यू ऑफ द करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये जो अभी हमारा जितना भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चल रहा है तो उसको रिव्यू करने का क्या ज़रूरत है। इमर्जिंग अगर डायनेमिक्स देखें हमारे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स में, साथ ही साथ कस्टमर प्रोटेक्शंस की अगर कंसर्न देखें तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग जितने भी रेगुलेशंस है उसको रिव्यू करें। इट मीन्स कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ओवर इंडेटनेस हो रहा है बोरोवर का, क्योंकि यहाँ पे रिपेमेंट का कोई ऐसा फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, तो यानी कि जितने भी बोरोवर है वो मन चाहा इस हिसाब से वो जो है यहाँ पे रिपेमेंट कर रहे हैं। तो करंट रेगुलेशंस क्या है कि वो परमिट नहीं करते हैं कि मोर देन 2 यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो सेम बोरोवर को लेंड करे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे एक बेटरमेंट ही इसको कहेंगे कि एक बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पे 2 ही जो है इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक इंसान को लेंड कर सकते हैं। ज़्यादा अगर करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो 4 इंस्टीट्यूशन के परमिट करेंगे तो चारों इंस्टीट्यूशन से एक पर्टिकुलर पर्सन लोन लेके बैठ जाएगा। तो बेटर है कि इस तरीके से जो है ज़्यादा कर्जा ना जाए, यानी कि बैंकों को और इस तरीके से इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा लॉस ना हो। साथ ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। इट मीन्स कि सारे लोगों को एक जैसा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होना चाहिए और एक जैसा यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ट्रीटमेंट मिल जाए, किसी को कम मिले। तो लोन जो प्रोवाइड करने की बात की जा रही है तो सबको यहाँ पे इक्वालिटी के साथ प्रोवाइड हो। साथ ही एसेसिबिलिटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है माइक्रो लोन्स का, और जिसमें कि हम लोग को कोलैटरल की ज़रूरत होगी। जो विड्रॉइंग किया जा रहा है कि यहाँ पे कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है। लो इनकम बोरोवर्स अगर हम लोग देखें तो उनको यहाँ पे जो टाइप ऑफ कोलैटरल की ज़रूरत है जो लेंडर्स के द्वारा प्रिफर्ड किया गया है उसकी कमी देखने को मिलती है।
एंड क्या वो प्लेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सिंपल है कि यहाँ पे आप देखो कि कोलेटरल की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे क्या होगा कि माइक्रो लोन्स लेने में जो है लोगों को यहाँ पे सहूलियत हो पाएगी। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, वो यहाँ पे ख़त्म हो पाएगा। जो कमिटी है यहाँ पे, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया था कि कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज होनी चाहिए स्मॉल बिजनेसेस और लो इनकम हाउस होल्ड के लिए, तो ये रिकमेंड किया गया था कि ओवर इम्फेसिस करना है इनकम जनरेटिंग लोन्स में, यानी कि लोगों की कितनी इनकम जनरेट हो रही है और उनको किस तरीके से लोन दिया जा रहा है, कितना का लोन दिया जा रहा है, इस चीज़ पे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो लिमिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मिनिमम 50% लोन है फॉर इनकम जनरेशन पर्पस, जो कि आज के डेट में आप देखो एप्लीकेबल किसके लिए है, तो सिर्फ यहाँ पे एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए, उन्हीं के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो ये भी एक सही बात है। साथ ही आप देखो कि जो ट्रिकिंग डाउन ऑफ रिस्क है उसको प्रिवेंट किया जाएगा। इस कंपनीज एक्ट 1956 की अगर सेक्शन 8 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो फंडिंग है वो पब्लिक फंड्स के लिए ज़रूरत है, यानी कि जो बोरोइंग है वो यहाँ पे बैंकों से हो रही है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो रही है। तो ये सब इंटरकनेक्शंस के कारण, यानी कि जो अदर इंटरमीडियरीज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनके साथ जो इंटरकनेक्शंस के कारण आप देखो कि कई बार रिस्क जो है बढ़ जाती है। इट मीन्स कि जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो ट्रांसमिट किया जाता है बिजनेस, उसकी यहाँ पे जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे आपका लोन लिया जा रहा है, मे बी वो सही टाइम पे आपका जो है सही टाइम पे क्या वो आपका जो है दिया ही नहीं जा रहा है, रीपेमेंट ही नहीं किया जा रहा है, तो आफ्टर ऑल लॉस किसको होगा, तो लॉस यहाँ पे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंकों को, इन सबको लॉस झेलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि माइक्रो फाइनेंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आरबीआई के जो फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज़ है कि वो अपनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अपडेट करना चाह रही है, तो इससे और ज़्यादा जो है ये फाउंडेशन सिक्योर हो पाएंगे, यानी कि एक अच्छा खासा वेपन कहा जा रहा है जिससे कि हम लोग अपने देश में पॉवर्टी से फाइट कर सकेंगे, क्योंकि लोगों के पास एक ऑप्शन है कि वो यहाँ पे बेटर तरीके से अपना जो भी लोन वगैरह लेना है वो ले सकते हैं, और अपने जो भी उनको बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपना जो लाइवलीहुड स्टैंडर्ड यहाँ पे बढ़ाना है, तो वो सब काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन की बात करें तो सबसे पहले ये आप समझिए कि माइक्रो फाइनेंस जो है वो दिया कैसे जाता है। उसके बाद देखिए कि कोर यहाँ पे फीचर्स क्या है माइक्रो फाइनेंस का, एंड नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस होता क्या है ये हम लोग समझें, एवोल्यूशन कहाँ से निकल कर आया, ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो फाइनेंस का, और ओवरव्यू देखिए इंडिया की बात की हम लोग कि इंडिया में कहाँ से ये निकल कर आया, YH मालेगाम कमेटी की रिकमेंडेशन हमने देखा। उसके बाद हम लोग ये पूरे अपने देश में देखें कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जो है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है माइक्रो फाइनेंस का, और रेगुलेशन जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का है उसके बारे में डिटेल देखें, यानी कि पैरामीटर्स देखें कि किस किस बेसिस पे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसके बीच में और जो प्रपोज चेंजेस किया जा रहा है उसके बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, जो बेसिक चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से चेंज किया जा रहा है। तो वो भी आप लोग यहाँ पे जो स्टडी की हो अभी तक वो समझ सकते हैं आप लोग। अब देखते हैं कि नीड फॉर रिव्यू है, यानी कि रिव्यू करने की क्यों ज़रूरत है, तो ऑब्वियस है कि बोरोवर्स का जो इंडेटनेस है वो बढ़ते जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए एसेसिबिलिटी और बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है माइक्रो फाइनेंस के थ्रू वो लोन ले सके, साथ ही जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का वो ख़त्म हो सके, और जो यहाँ पर रिस्क है बैंकों का, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, वो सब कम हो सके, इसके लिए एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप कि आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे देखिए अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं इसको अभी आप लोग को दिखा देती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी है क्योंकि डिटेल में हम लोग इसको देखने वाले हैं। इसमें आपकी जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किस तरीके से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसके लिए सरकार की क्या क्या यहाँ पे स्कीम है, जैसे अमरूट स्कीम है, SHF है, यानी कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, ये सारे जो जितने भी स्कीम है उसके बारे में डिटेल में बताया गया, और भी क्या यहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मेनली ये 4-5 पेज में आप देख सकते हो कि 3 से 4 पेज में ये आपका आर्टिकल है। तो अभी स्टार्ट करूँगी तो फिर ये 1 घंटे के पार हो जाएगा, तो लेट्स एंड हेयर, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि बेटर तरीके से समझने की ज़रूरत है आप लोग को। अगर आप लोग कोई भी आर्टिकल को समझ के पढ़ते हैं ना, तो वो आपको जब आप लोग आंसर राइटिंग लिखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स याद आने लगेंगे। तो समझ के पढ़िए और चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो उसके लिए बस एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारी जो फैमिली है वो और बड़ी होगी, लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, डाउट है, या फिर आप लोग को सजेशंस है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।